पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। टोटल 2 चरण में वहां पर चुनाव है और पहले चरण में 152 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें बम्पर वोटिंग हुई और अनएक्सपेक्टेड ऐसे सारे लोग, जितने लोग भी इसको एनालिसिस कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, एवरीवन इज इन ऑ कि 90% से ज्यादा वोटिंग, कहीं कहीं 92-93% वोटिंग, ओवरऑल भी 91% से ज्यादा वोटिंग, नियर अबाउट 92% वोटिंग इन 152 सीट्स पर जो हुई है, उसने सब लोगों को एक ऑ में भी डाल रखा है कि ऐसा कैसे हो सकता है इतना वोटर टर्न अराउंड, और दूसरा लोगों को अब स्पेकुलेशन में भी उलझा रखा है कि ये कैसा वोट है, ये वोट किस तरफ जा रहा है, इस वोट का उद्देश्य क्या है। तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग का तो हिस्ट्री भी रहा है कि वोटिंग काफी हाई होती है। पिछली बार भी 2021 में वहां पर 83-84% वोटिंग हुई थी, तो उसके लिहाज से ये तकरीबन 10% 11% वोटिंग ज्यादा है। लेकिन अगर आप टोटल वोट्स में देखोगे तो ये बहुत ज्यादा नंबर चेंज नहीं। तो इसका एक रीजन तो ये है कि ये एसआईआर की वजह से जो डेड या माइग्रेटेड वोटर्स थे, उन लोगों का नाम जब हट गया तो जो बेस कम हो गया टोटल वोट्स का, जो डिनोमिनेटर कम हो गया, उसकी वजह से न्यूमरेटर के बढ़ने की वजह से परसेंटेज टोटल बढ़ गया। ये एक कारण हो सकता है। लेकिन दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है वो ये है कि जैसा आज तक लोग कहते आए हैं कि अगर वोटिंग टर्न अराउंड बढ़ता है तो ये किसी ना किसी तरह एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। हालांकि सारे के सारे जो लेली कबीले के लोग हैं, उन लोगों के लिए आदरणीय ममता बनर्जी एक फ्लैग बेयरर हैं, एक होप है उनके लिए, और उनके लिए आदरणीय ममता बनर्जी कैसी भी हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि उनके लिए भाजपा किसी भी तरह कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। जहां पर भाजपा ऑप्शन ना हो, केरल में अगर चुनाव हो तो केरल के बारे में लेली कबीला आपस में बहुत तरह की जेन्युइन से रीजन्स होंगे, जो जेन्युइन सी बातें होंगी वो करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट सिर्फ बिना मतलब के, बिना अर्थ के, बिना लॉजिक की बातें करने के लिए वो कोई भी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट पार्टी हो उसको वो सही मानेंगे। वो उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव की 2012 से 2017 की सरकार हो, जिसमें करप्शन, जिसमें कास्टिसिज्म, जिसमें क्राइम, जिसमें मुजफ्फरनगर का 2013 का दंगा हाई पे हो, उसके बारे में लेली कबीला बात नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद जिस तरह पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, जिस तरह से लोगों को मारा गया, जिस तरह से लोगों को खदेड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह आईपैक पर ईडी के रेड के समय वहां के मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी को डांट लगाई, अपने ऑब्जर्वेशन में ही जिस तरह की बातें उन्होंने की और उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र को खत्म करने जैसा है या लोकतंत्र को खतरे में डालने जैसा है, उसके ऊपर लेली कबीला कभी कुछ नहीं बोले। क्योंकि ममता बनर्जी है तो अल्टीमेटली वो बीजेपी के अगेंस्ट है, इसलिए वो उनका सारा गलती माफ है। आप इमेजिन करिए अगर आदरणीय योगी आदित्यनाथ या आदरणीय मोहन यादव, या आप उनको भी छोड़ दीजिए, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ही कोई रेड हो रही हो और उसके अगेंस्ट में चले जाए वहां पर। आदरणीय नरेंद्र मोदी को जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तो सिर्फ इसलिए इतना उनके ऊपर क्वेश्चन होता था क्योंकि उनके मंत्रालय के या उनके मंत्रिमंडल के कोई सहयोगी के ऊपर कोई आरोप लग जाता था। आज भी केंद्र में सरकार के किसी मंत्री के ऊपर अगर कोई आरोप सिर्फ लगाया जाए, वो लेली कबीला ही बिना अर्थ बिना तथ्य के सिर्फ कहानी कह दे, तो उसके ऊपर वो लोग भगदड़ मचा देते हैं, भांगड़ा करने लगते हैं, कथक करने लगते हैं, पूरा का पूरा ब्रेक डांस करने लगते हैं। लेकिन आदरणीय ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं। और इसको इस तरह से नेग्लेक्ट किया जाता है कि पश्चिम बंगाल में जब से वाम मोर्चा की सरकार आई तब से वहां पर हिंसा शुरू हो गया। अरे भाई, अगर हिंसा शुरू हुआ तो हिंसा करने वाले गलत है ना, फिर उनके बारे में आप तमाम तरह के तर्क वितर्क कुतर्क क्यों ढूंढ के लाते हैं। ये वोट पूरी तरह एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। ये वोट पूरी तरह से पिछले 15 सालों में लोगों की जो उम्मीद थी, लोगों ने 34 साल का वाम का शासन देखा और उस वाम के शासन से जब लोग उब गए, उस वाम के शासन की जो उसके दो चेहरे थे, जो आदरणीय ज्योति बसु या आदरणीय बुद्धदेव भट्टाचार्य जिस तरह से मजदूरों की बात और इंडस्ट्रीज के खिलाफ सारे के सारे तमाम राजनीति करते रहे, और उसके बाद लास्ट में जाकर सिंगूर में और नंदीग्राम में उन्होंने जमीन अक्वायर किया टाटा को देने के लिए, और उसके खिलाफ आदरणीय ममता बनर्जी जिस तरह से उस मुद्दे को आदरणीय ममता बनर्जी ने भुनाया, उस मुद्दे से इफेक्टेड किसानों के खिलाफ जिस तरह से पुलिस
और पश्चिम बंगाल में तो पुलिस ही पार्टी का कैडर है और पार्टी का कैडर ही वो वहां की पुलिस है। वाम मोर्चा ने और वामपंथियों ने यही दिया है पश्चिम बंगाल को 34 सालों में। तो उन लोगों ने जिस तरह से वहां पर किसानों की हत्याएं की, किसानों दिन भर गोली चला करती थी वहां पर और जमीन हड़पने के लिए जिस तरह के काम किए, उससे लोगों को एक तरह से उनके स्वप्न से जगा दिया, उनके सारे एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया और लोगों ने एग्जाम्पल से परे जाकर और हिस्टोरिकल रूप से आदरणीय ममता बनर्जी को उम्मीदों के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाया। लेकिन 2011 से लेकर आज 2026 तक में जब आप पश्चिम बंगाल के ग्रोथ को देखते हैं, जब पश्चिम बंगाल में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें हुई चेंज को देखते हैं या नई चेंज होने को देखते हैं, वहां की सुविधाओं को देखते हैं, वहां के गवर्नेंस को देखते हैं, वहां की गवर्नमेंट को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि लोग बुरी तरह से वहां पर फ्रस्ट्रेटेड हैं। लोग बुरी तरह से उम्मीद खो चुके हैं, उम्मीद उनका टूट चुका है। और आज के डेट में पश्चिम बंगाल में चुनावों के लिए जिस तरह से इतना सारा केंद्रीय बल प्रतिनियुक्त हुआ है, 2 लाख से ज्यादा जवान लगभग वहां लगाए गए हैं केंद्रीय बलों के, केंद्रीय पुलिस फोर्स के, मिलिट्री के। उन लोगों ने जो एक सिक्योरिटी का पूरा माहौल दिया है। पश्चिम बंगाल में हिस्ट्री रही है कि वहां छापा वोट पड़ता था, वहां पर 3-4 बजे के बाद पार्टी के लोग ही रहते थे और वही लोग सब लोगों के नाम पर बोगस वोटिंग कर दिया करते थे। और एक तरह से लगभग हर एक बूथ पर जितने लोग वही वोट करने नहीं आए या जो लोग आए भी उनको ही भगा दिया जाता था। वहां की पुलिस वहां रहती थी और मैंने आपको कहा पुलिस को कैडर और कैडर को पुलिस बना दिया गया था। उससे पूरी तरह निजात दिलाया गया। इस सिक्योरिटी को देखकर लोगों में भरोसा आया और लोगों ने दिल खोलकर इस बार अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट दिया है। आपको पश्चिम बंगाल के बारे में ध्यान रखना चाहिए। आप जितने भी वहां पर पत्रकार गए हैं, जितने भी लोगों को आप देखेंगे वहां पर लोगों से पूछते हुए, सर्वे करते हुए, सभी लोग 90% से ज्यादा लोग कभी क्लियर कट नहीं बोलेंगे कि कौन सी सरकार आने वाली है, किसको वो वोट दे रहे हैं, राजनीति में वहां क्या हो रहा है। वहां इतना डर है, इतना डर का वहां पर माहौल है। तो असल डर का माहौल होता है, उसको आपको देखना हो तो आप पश्चिम बंगाल जाइए। 2021 के चुनाव के बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ उसने उस डर में और इजाफा किया। और इसलिए जब केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति हुई, केंद्रीय बलों ने वहां पर लोगों को भरोसा दिलाया और वहां की लोकल पुलिस को जिस तरह से बूथों से दूर रखा गया है, बूथों पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति है और केंद्रीय बल वहां पर जिस तरह से पूरी की पूरी सुरक्षा इंतजाम को संभाल रहे हैं, वहां के पूरे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से चेंज किया है, उसके बाद लोगों में एक भरोसा आया है और ये भरोसे का वोट है, ये एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। इससे पहले की वाम मोर्चा सरकार ने 34-35 साल तक राज किया, उसको 34-35 साल तक बंगाल को बर्बाद करने का अधिकार मिल गया, उसने बंगाल को बर्बाद किया। लेकिन आज चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आज चूंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन है, आज चूंकि लोग इतिहास के बारे में जानते हैं, उन वामपंथियों के काले करतूतों के बारे में जानते हैं, आज लोग ये देखते हैं कि किस तरह से अन्य राज्यों में वहां की सरकार या वहां के पॉलिटिकल पार्टियां या वहां की पॉलिटिक्स किस तरह से होती है, वहां पर डेवलपमेंट पे बातें होती है। और पश्चिम बंगाल में सिर्फ इमोशनल इश्यूज के बारे में बात किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करने के लिए पूरे राज्य को, वहां की इकोनॉमी को, वहां की संस्कृति को, वहां के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, वहां के लोगों के दिन प्रतिदिन के जीवन को जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, वो लोग अपने आप को कंपेयर कर पा रहे हैं दूसरे राज्यों से और उसके प्रभाव में आकर उन्होंने वोटिंग की है। ये उसका प्रभाव है, उसके प्रभाव का वोट है और इसलिए ये वोट एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, जो आदरणीय ममता बनर्जी की सरकार को निश्चित तौर पर बुरी तरह हिलाने वाली है आगामी 4 मई को। लोगों ने 34 साल, 35 साल, 20 साल तक इंतजार करने की बजाय पिछले 10 साल, 15 साल में अन्य राज्य कहां से कहां पहुंच गए, अन्य राज्यों ने कितनी प्रगति की है और पश्चिम बंगाल कहां पहुंचा, इसको देखा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहारे लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं और लोगों के एस्पिरेशंस जितने बढ़ रहे हैं, उसको वहां की सरकार किस तरह पूरी करने पाने में पूरी तरह नाकाम रही है, इसको देखते हुए ही लोग आज वोट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल सवाल कर रहा है कि पश्चिम बंगाल ने पिछले 50 सालों में वामपंथियों के राज में या फिर टीएमसी की भी जो 15 साल की सरकार रही, उसमें पश्चिम बंगाल को क्या मिला, पश्चिम बंगाल ने क्या पाया, क्या हुआ पश्चिम बंगाल में। लेली गैंग बात कर रहा है कि हर जगह महिलाओं को पैसे दिए गए, तो यहां भी महिलाओं को पैसे दिए गए 1500 रुपए, इसलिए यहां पर भी महिलाएं आदरणीय ममता बनर्जी के साथ है। लेकिन आदरणीय ममता बनर्जी ने जो 1500 रुपए दिए वो भी सभी महिलाओं को नहीं दिए। उसके अलावा वो पैसा देने में भी कितनी
पार्टीबाजी हुई, कितना कमीशनबाजी हुआ, कितना क्लबबाजी हुआ, उसमें सिंडिकेट ने किस तरह काम किया, लोगों के पास तक वो कितने लोगों के पास पहुंचा, कितने लोगों के पास नहीं पहुंचा, ये भी एक चीज है। और बहुत बड़े अमाउंट को तो लोगों ने पैसे दिए ही नहीं, और जिन लोगों को पैसे नहीं मिले, जिन लोगों को पैसे नहीं दिए गए क्योंकि वो नौकरी में है या शहरों में है या वेल ऑफ परिवारों से है, सो कॉल्ड वेल ऑफ परिवारों से है, उन लोगों के एस्पिरेशंस को दबाने के लिए, उनकी राजनीतिक एस्पिरेशन को दबाने के लिए टीएमसी ने महिला शक्ति वंदन अधिनियम का भी विरोध किया, और इसने भी कहीं ना कहीं उसके लिए मुश्किलें खड़ी की। आदरणीय ममता बनर्जी के पास दिखाने के लिए, आदरणीय ममता बनर्जी के पास बताने के लिए अचीवमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। उनके पास सिर्फ अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है, उनके पास सिर्फ और सिर्फ इमोशनल मुद्दे हैं। वो बाहरी भीतरी, वो गुजराती, बिहारी, बंगाली यही करते रह जाएंगी, लेकिन वो यही करते रह रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही हैं कि उनके गवर्नमेंट के अचीवमेंट क्या है, उनके गवर्नमेंट ने क्या किया है। उनके गवर्नमेंट ने जो पश्चिम बंगाल का हिंटरलैंड है, जो पश्चिम बंगाल का रूरल एरिया है, वहां पर क्या विकास किया है, क्या चेंज किया है। और पिछले 12 सालों में आदरणीय नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने कितने तरह की योजनाओं से पश्चिम बंगाल को भी लाभान्वित किया है, चूंकि देश के अलग अलग हिस्सों के सभी राज्यों को लाभान्वित किया, तो उसका लाभ पश्चिम बंगाल को कितना मिला, ये भी लोग कंपेयर कर रहे हैं, ये भी लोग समझ रहे हैं। हाँ, माटी मानुस जैसे सिर्फ और सिर्फ नारे देकर, ठंडा ठंडा कूल कूल यही बारे तृणमूल, ऐसे नारे देकर कितने दिन तक आदरणीय ममता बनर्जी अपनी सरकार चला पाएंगी। आखिर डिलीवरी तो उन्हें करनी होगी, आखिर गवर्नेंस उन्हें देना होगा, और उस फ्रंट पे उनकी सरकार टोटली जीरो है। आप पश्चिम बंगाल चले जाओ, पश्चिम बंगाल में कोलकाता के भी छोटे छोटे पॉकेट्स हैं, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे एरिया हैं, आप उसमें चले जाओ तो जो स्थिति है, और कोलकाता के बाहर आप निकल के जब चले जाओ तब तो हर जगह पर जो स्थिति है, आपको विश्वास नहीं होगा कि आप 21वीं सदी में देश के किसी महानगर में हो, किसी मेट्रोपॉलिटन में हो, किसी ऐसे जगह पर हो जो तो कभी देश का सांस्कृतिक, देश की राजनीतिक और देश की आर्थिक राजधानी रह चुका है। आपको विश्वास नहीं होगा। कोलकाता से आप बाहर एक बार निकल कर दे, और कोलकाता में भी ज्यादातर एरियाज वही हाल है। आदरणीय ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति की, अपीजमेंट की राजनीति की, वहां पर वोट बैंक बनाने की राजनीति की, और जितने भी विदेशी, जितने भी बांग्लादेशी वहां घुस आए हैं, ये तो आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार ने भी माना था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। और जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है पश्चिम बंगाल में, उस डेमोग्राफी को सिर्फ इस्तेमाल करके, इमोशनल चीजों को इस्तेमाल कर और मुस्लिम अपीसमेंट, मुस्लिम ध्रुवीकरण की जो राजनीति उन्होंने की, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है जिसके बदौलत वो चुनाव लड़ रही है। पश्चिम बंगाल में डर का ये माहौल है कि कोई भी ये बताने को तैयार नहीं होता। सीधे रिपोर्टर को कह देते हैं मुझे कुछ नहीं पता, हम ही जाने ना, मुझे कोई आइडिया नहीं है, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन वो बताने से, और जो लोग कुछ बताते हैं वो वही बताते हैं जो पश्चिम बंगाल में जो सरकार है, टीएमसी है, उसके जो लोग कैडर हैं, उससे जो लोग लाभान्वित हैं वही कुछ बोल पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर टीएमसी की सरकार फिर से आई तो उनको कोई डर नहीं रहेगा, और टीएमसी की सरकार नहीं आई तो जो भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको 2021 का और उसके पहले की हिंसा बहुत अच्छे से याद है, वहां पर होने वाली राजनीतिक हत्याएं याद है। पहले के चुनावों में पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती थी, इतनी ज्यादा सेंट्रल पुलिस फोर्स नहीं रहता था, और सेंट्रल पुलिस फोर्स का इतना ज्यादा डिप्लॉयमेंट, वहां के अफसरशाही का इतना ज्यादा ट्रांसफर और इतना ज्यादा पूरी के पूरे एक चेंज नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से वहां पर लोगों को सिक्योरिटी का एहसास नहीं होता था, लोग वोट नहीं दे पाते थे। इस बार वो स्थिति बदली और इसलिए आपको वो वोटिंग में भी वो चेंज दिख रहा है, क्योंकि वहां की लोकल पुलिस को बहुत ज्यादा कंटेन किया गया है, बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया है, और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस या फिर जो नए अफसरों को वहां पर डिप्लॉय किया गया है उन लोगों के पास कंट्रोल ज्यादा है, चुनाव आयोग के पास कंट्रोल ज्यादा है। इसलिए बोगस वोटिंग और इस तरह की हिंसा आपको पहले दौर के मतदान में नहीं देखने को मिली जैसी वहां होती है। और कैसी वहां होती है उसका कुछ एग्जाम्पल दिखा, जहां एक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को किस तरह मारा पीटा गया और उनका सुरक्षाकर्मी किस तरह उनको बचा कर लेकर निकला। वो एक एग्जाम्पल है कि पश्चिम बंगाल में हिंसा किस लेवल की होती है। आज भी इतना सेंट्रल डेपुटेशन के बाद भी अगर इस तरह की करने की हिम्मत है तो आप इमेजिन कीजिए कि लोकल पुलिस के रहते वो लोग क्या करते होंगे। सेंट्रल पुलिस फोर्स वहां पर पेट्रोलिंग भी कर रही है, सेंट्रल पुलिस फोर्स लगातार वहां पर लोगों को भरोसा दिला रही है, इसकी वजह से गुंडा तत्व जो है वो लोगों को डरा नहीं पा रहे हैं, और जो लोगों को डरा भी ले रहे हैं वो भी बूथ पर जाने के बाद उनका वोट
उनके ही पार्टी को जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसको इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात। सीसीटीवी कैमरा और दूसरे टेक्नोलॉजी का जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है, किसी भी बूथ पर सीसीटीवी कैमरा कभी बंद नहीं होना चाहिए, और सीसीटीवी कैमरा में सब चीजों को देख रहा है, चुनाव आयोग कंट्रोल कर रहा है, उसने भी बहुत ज्यादा एक सिक्योरिटी का माहौल, सुरक्षा की भावना बनाई है लोगों में। और उसी का नतीजा है कि लोग खुलकर आजादी महसूस कर पा रहे हैं। उस आजादी से उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब लोगों के पास वो डर नहीं है, अब लोग भय में वोट नहीं कर रहे हैं। तो लोग ये देख रहे हैं कि उन्होंने आदरणीय ममता बनर्जी के 15 साल के शासन में क्या पाया, 15 साल का ममता बनर्जी का शासन उनको क्या दे पाया। अब लोग इस पे इवेल्युएट कर रहे हैं, बाकी राज्यों की तुलना में पश्चिम बंगाल कहां है, इस पर इवेल्युएट कर रहे हैं। और तब उनको समझ में आ रहा है कि चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, चाहे आर्थिक इश्यूज हो, या सोशल इश्यूज हो, या गवर्नेंस के इश्यूज हो, या गवर्नमेंट के जो इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज है, उसके इश्यूज हो, उसमें पश्चिम बंगाल बहुत पीछे। दिल्ली कबीला आपको अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश से कंपेयर करता दिखेगा, और तब तक कंपेयर करता दिखेगा जब तक वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट नंबर में कंपेयर कर रहा है। पर कैपिटा, पर 1000, पर 1 लाख पॉपुलेशन पर अगर वो कंपेयर करें तो फिर वो मुंह की खाएगा। इसलिए डेटा को वो लोग वही दिखाते हैं। डेटा जो होता है वो एक चीज दिखाता है और बहुत सारी चीजें छुपा लेता है। और लेली कबीला इसी तरह के कुतर्क और तर्कहीन बातें, विदाउट डेटा बातें करता है, और वो लगातार करता रहेगा। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि पश्चिम बंगाल की स्थिति आज के डेट में क्या है। पश्चिम बंगाल के लोगों की वेजेस, पश्चिम बंगाल के लोगों की सैलरी, पश्चिम बंगाल के लोगों का जो 7वां वेतन आयोग है, पश्चिम बंगाल के लोगों का जो डीए है, उसमें एरियर, ऐसे मुद्दे हैं इतने बड़े स्तर पर लोगों के साथ। वहां पर सैलरी का इशू है, वहां पर पैसे का इशू है, वहां लोगों की कमाई इतनी कम है, वहां इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी कम है, और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लिए स्थिति इतनी मुश्किल है कि वहां लोअर क्लास को भी अल्टीमेटली जब समाज का एक वर्ग इफेक्टेड होता है तो उससे जो जनरेट होने वाला रेवेन्यू है, उससे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट होती है, वो बाकी लोगों को भी हैम्पर करती हैं। और आप इसका असर पश्चिम बंगाल के रूरल एरियाज में, पश्चिम बंगाल के जो समाज के गरीब तबके हैं, लोअर तबके हैं, उसमें भी ये देख सकते हो। और इसीलिए लोग खुलकर निकले हैं, लोगों ने आजादी महसूस की है, और उस आजादी के साथ लोग अपने राजनीतिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहां पर कट मनी, वहां पर क्लबबाजी, वहां पर सिंडिकेट के का ऐसा सिस्टम, ऐसा मकड़जाल बना हुआ है कि लोग अपनी फ्री विल को, लोग अपनी आजादी को कभी महसूस ही नहीं कर पाते। वहां छोटे से छोटे काम के लिए, बड़े से बड़े काम के लिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के लिए उनको वही पार्टी कैडर, वही क्लब, वही कमीशनबाजी के थ्रू जाना पड़ता है। और इसकी वजह से लोग वहां पर त्रस्त हैं, और वो वहां के वोटिंग पैटर्न में, वो वहां के वोटिंग में दिखता है। वहां के लोग ब्लैटेंट एकदम अपीजमेंट, पार्शियलिटी उनके साथ होता देख रहे हैं। वहां पर दुर्गा पंडालों से तो अजान पड़ी जाती है, लेकिन कभी किसी मस्जिद में दुर्गा आयोजन नहीं किया जाता। वहां पर होने वाली राजनीतिक हत्याएं, वहां पर लोगों के साथ जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन उनके धर्म या उनके पॉलिटिकल लीनिंग को देखकर की जाती है। 2021 के चुनाव के बाद जिस तरह से वहां के बिजनेसमैन, वहां के बिजनेसेस पर पूरी डकैती, लूट किया गया, हत्याएं की गई, बलात्कार तक किए गए, उसको लोग वहां देख रहे हैं, उसको लोग याद कर रहे हैं। और वो वोट की चोट से, ईवीएम की आवाज से उस डर को और उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरह से बेसलेस और बिना ग्राउंड, बिना तर्क और बिना अर्थ के जिस तरह के कुतर्क लेली गैंग लगातार करता रहता है, आदरणीय ममता बनर्जी लगातार करती रहती है, लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या भारतीय जनता पार्टी में। और एक बार ट्राई करके क्यों ना देखा जाए भारतीय जनता पार्टी को। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल के तरह ही त्रिपुरा में भी वाम मोर्चे की, वामपंथियों की सरकार बहुत लंबे समय तक रही, लेकिन अचानक से वहां पर चेंज हुआ और वामपंथियों को पूरी तरह उखाड़ फेंका भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये चेंज होना बहुत मुश्किल नहीं लगता, लोगों के विल चाहिए, और लोगों को ये विल दिख रहा है। लोगों को ये विल इस तरह से आ रहा है कि वो अन्य राज्यों में कमाने के लिए जा रहे हैं, अन्य राज्यों के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, अन्य राज्य के लोगों की स्थिति से अपने आप को देख रहे हैं, और वो ये समझ रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। और ये बदलाव का वोट है, और वो उसी तरह से देखा जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आदरणीय ममता बनर्जी के द्वारा 2011 में बहुत सारे होप,
बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारे वादे किए गए थे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का, आर्थिक स्थिति को सुधारने का। लेकिन आदरणीय ममता बनर्जी सत्ता में आने के बाद पूरी तरह से पहले अपने विपक्ष को खत्म करने पे लग गई और उसके बाद वही विपक्ष उनका जो था वो उनकी पार्टी में चला आया और पूरा का पूरा सिस्टम वही रहा जो पहले वाम मोर्चा और वामपंथियों के राज में पश्चिम बंगाल में था, वही सिस्टम आदरणीय ममता बनर्जी के राज में पश्चिम बंगाल में हो गया। फर्क सिर्फ इतना था कि पहले लाल गुंडे आते थे, अब तृणमूल के गुंडे आते हैं और इसकी वजह से लोग अब वहां पर चेंज देखना चाहते हैं। आपको याद होगा वो बुजुर्ग महिला थी जो 85-90 साल की थी, उनके घर के 2 लोग उनको पकड़ के लाए और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि आप आखिर इतनी जरूरत क्या है आपको वोट करने की, उन्होंने एक ही बात कहा, मुझे शांति चाहिए। शांति बहुत जरूरी है, ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी है और वहां के लोग ये भी देख रहे हैं कि अगर गवर्नेंस ना भी हो तो भी हम जिंदा रह लेते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो चाहिए, शांति व्यवस्था तो चाहिए, कानून का राज तो चाहिए, हम खुद भी आगे बढ़ जाएंगे। और वहां पर होने वाली हिंसा 2021 में जो इसका रंगा नाच हुआ था, उसको देखने के बाद तो वहां के जनता के भी मन में एक बार है कि क्यों ना दूसरे किसी पार्टी को, और दूसरे पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, इसलिए वहां की जनता एक बार भारतीय जनता पार्टी को देखना चाह रही है। ये जो वोटिंग हुई है रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है, ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग चेंज के लिए है, ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होप के लिए है, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग शांति के लिए है, ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग उम्मीदों के लिए है, ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग डेवलपमेंट के लिए है, ये रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग क्लियर कट गवर्नेंस और सरकार चुनने के लिए है, न कि कट मनी, सिंडिकेट और क्लबबाजी चुनने के लिए है। ये पश्चिम बंगाल में आज हम इतिहास बनता देख रहे हैं और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल वो इतिहास बनाए।